2022 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल सर, बंगाल। हाँ, बंगाल भी क्यों? अरे भाई, हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी, हम के एनजीओ है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दें? पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना चाहिए भाई। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है, तो उसमें क्या बुरी बात है? लड़ना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीती हैं, जिसके बाद ओवैसी ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। बिहार में ओवैसी को जिन 5 सीटों पर सफलता मिली है उनमें अमौर, कोचाधमान, बहादुरगंज, बायसी और जोकीहाट शामिल है। जोकीहाट से शाहनवाज आलम, बहादुरगंज से अंजार नैबी, अमौर से अख्तरुल ईमान, बायसी से रुकनुद्दीन अहमद और कोचाधामन से इजहार असफी विजयी हुए हैं। यहां पर आपको बता दें कि AIMIM का नतीजों में जो वोट शेयर था वह था करीबन 1.24%, जबकि 5,23,279 AIMIM का वोट काउंट रहा। अपनी जीत के बाद AIMIM ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इस मुल्क के मुकद्दर के फैसले हमारी आवाज के बिना अधूरे हैं। इंशाअल्लाह आपके वोट से कामयाब हुए मजलिस के नुमाइंदे सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई डट के लड़ेंगे। ओवैसी दरअसल दोस्तों अब यह तैयारी कर रहे हैं कि जहां भी माइनॉरिटी वोट बैंक निर्णायक पोजीशन में होगा वहां पर AIMIM खास तौर से फ्यूचर में चुनाव लड़ेगी और पार्टियों को, जो दूसरी पार्टियां हैं, उन्हें टक्कर देने का काम यहां पर AIMIM करने वाली है। ऐसी प्लानिंग अब बनाई जा रही है और भी प्रभावी तरीके से। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव के वोट काउंट के दरमियान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि अब वे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। 2 बड़े प्रदेश जहां पर ओवैसी की पार्टी ने अब अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए हर संभव तैयारियां उन्होंने न सिर्फ अभी से शुरू की है, बल्कि यह जो सिलसिला है वह बीते कुछ वर्षों से ही शुरू हो चुका है, जिसे अब निर्णायक स्थिति में ले जाने का काम AIMIM कर रही है। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का अधिकार उन्हें लोकतंत्र से मिला हुआ है और किसी को भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आ रहे, बंगाल को आ रहे, बंगाल को आ रहे, अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी, तुम जान लो इस बात को कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलने वाला है। अभी आप हार रहे। कल तक जब पूरे एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो मिठाइयां खा रहे थे आप, फूल बांट रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वो आ गए। अरे 70 सीट दी है ना, क्या किया आपने वो तो बता दो। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में यदि ओवैसी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इससे ममता बनर्जी और उनकी AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और समेत जो दूसरी जो वहां की जो स्थानीय पार्टियां हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। और न सिर्फ AITC और वहां की स्थानीय पार्टियों को, बल्कि कांग्रेस समेत जो दूसरे जो दल हैं उन्हें भी दिक्कत हो सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है, यानी वोट बैंक के लिहाज से ओवैसी के लिए यहां भी एक बहुत ही बेहतर स्कोप है। मुस्लिमों को लुभाने की राजनीति में अब तक माहिर मानी जा रही ममता बनर्जी के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही एक चुनौती के रूप में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब जानकारी यह कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में सही तरीके से रणनीति अगर बनाई जाए तो यहां पर भी मजलिस कई सीटों पर चुनाव जीत सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, वर्तमान में क्या स्थिति है। ममता बनर्जी के लिए जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी एक चुनौती बने हुए हैं,
पहले से ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए सिरदर्द का काम वहां पर कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में मात्र 2 सीट जीती थी, इस बार उन्होंने 18 सीट जीती है 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने। और आप ध्यान दीजिए कि अब से 2 या 3 दिन पहले ही बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में जो गृहमंत्री है अमित शाह, उनकी पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय रैली हुई है। और इन 2 दिवसीय रैलियों में न सिर्फ उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को और मजबूती लाने को कहा है, बल्कि उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। यह ऐलान कर दिया है और उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम भी करने में जुट गई है। फिर चाहे वो तेजस्वी हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों न हो। पर मैं आज यहाँ बांकुड़ा में बोलकर जाता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों की भूमि है। मैं आपको कहकर जाता हूँ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। जिसको हंसना है उसको हंसने दो। हमारी बनाई हुई कार्य योजना पर हम निष्ठा के साथ काम करें। 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर। आपने देखा है कि किस तरह से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से उनका अंदाज था, जब जय श्री राम कहने को लेकर एक तरह से पश्चिम बंगाल में जो सियासत है वह गरमाई हुई थी। और ममता बनर्जी भी एक तरह से अगर हम कहें तो नाराज होती हुई नजर आती थी, जिसका जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर चुके थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वह आने वाले समय में और अधिक गर्मा सकती है, जिसकी गर्माहट की सुगबुगाहट असदुद्दीन ओवैसी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है कि वे भी पश्चिम बंगाल में चुनाव में उतरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अभी से ही असदुद्दीन ओवैसी पर जो आरोप लगाए जाने शुरू हो चुके हैं, उन पर निशाने साधे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वे तो बीजेपी की बी टीम है। जैसा कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बात चलती है और विपक्ष एक तरह से आरोप लगाता है कि असदुद्दीन ओवैसी और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी के तोता है, जैसा सुरजेवाला ने कहा, मैंने आपको बताया। और जहां पर भी ओवैसी उतरते हैं चुनावी मैदान में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को फायदा होने लगता है। मसलन पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी सक्रिय होते हैं तो ममता बनर्जी जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंध लगेगी और होगा इससे ये कि बीजेपी और जो उनके साथी दल है वह पश्चिम बंगाल में मजबूती की स्थिति में वहां पर दिखाई देने लगेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैंने लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को। गुजरात में नहीं लड़ा। कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप? बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ये समझ रहा है कि भारत में सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम है या नौकर है, तो हम उसके जहन के जालों को साफ कर दिया। अभी वोटर सुप्रीम है, वोटर किसी का होस्टेज नहीं है। जो किसी को पसंद करेगा उसको वोट देगा। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े। 5 सीटें एआईएमआईएम ने जीती और 1 सीट जीती बहुजन समाज पार्टी ने। अब चूंकि ये जो फॉर्मूला है बसपा और एआईएमआईएम का, ये हिट हो चुका है, तो अब उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव तक भी इसे बनाए रखने की कोशिश यहाँ पर ये जो दोनों नेता हैं वो यहाँ पर करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि महाराष्ट्र, बिहार में जिस तरह से जो दलित मुस्लिम फ्रंट देखने को मिला है, यह उत्तर प्रदेश के चुनाव तक भी यह जारी रह सकता है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम वोट बैंक का जो फैक्टर है वो बड़ा निर्णायक और प्रभावी माना जाता है। और जो चुनावी विश्लेषक हैं वो खुद कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टी इन दोनों ही फैक्टर्स पे अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के काम कर ले तो उन्हें मौका मिल सकता है, उन्हें सफलता कई सीटों पर हासिल हो सकती है। मैं तो शुक्रिया अदा किया ना। मैं तो जनाब कुशवाहा साहब का, बहन मायावती का, जनाब राजभर साहब का, देवेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा किया। बिहार की जनता के साथ
मैं तो शुक्रिया अदा किया उनको। हम तो सब साथ मिलकर लड़े, यकीनन वो उनको भी क्रेडिट जाता है। देखिए इलेक्शन है, हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत किए, जुस्तजू किए, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेट थे जो हमको कह रहे थे कि सर आप और मुखामत पर आइए। हम नहीं जा सके क्योंकि वो शेड्यूल इतना टाइट था, मगर हम तो कोशिश किए, इखलास के साथ कोशिश की, पूरी नेक नियति के साथ हम कोशिश की। लेकिन अब ओवैसी के उत्तर प्रदेश पर नजर पड़ने से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी कहती है कि उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक है, जबकि समाजवादी पार्टी तो मुस्लिम वोट बैंक की धनी मानी जाती है, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर उनका एक छत्र राज भी देखा गया है और मुस्लिमों के जो बड़े नेता हैं उनके साथ तो उनके घनिष्ठ रिश्ते भी रहे हैं। तो यहाँ पर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी दल हो, इन्हें इस वक्त यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर हम सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो इस वक्त कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है। ऐसे में जब चुनाव के दरमियान, प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी खुलकर हिंदुत्व पॉलिटिक्स खेलने वाली है, तो उसका जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही वो क्षण होगा जब असदुद्दीन ओवैसी सामने आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के दिए जाने वाले हर स्टेटमेंट का वे निर्भीक और खुले तरीके से वे जवाब देने वाले हैं। तो ऐसे में वो जो एक ब्लैंक होगा कांग्रेस का जवाब न देना, वो जो एक ब्लैंक होगा, उस कमी को ऐसा माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर पूरा करेंगे और एंटी बीजेपी जो वोट बैंक है उसे वह प्राप्त करेंगे, बटोरेंगे। दोस्तों, बिहार के नतीजे देखकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दल थोड़े से चौकन्ना हो गए हैं। वो इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, जैसे बिहार में यह माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव की लहर चल रही है और उन्हें जीत मिल सकती है, लेकिन जब नतीजे आना शुरू हुए तो वहां पर एनडीए ने अपना सिक्का जमा लिया। एनडीए ने बढ़त वहां पर बनाई, जिसका जवाब भी दिया गया महागठबंधन की ओर से, टक्कर वहां पर दी गई। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटों पर जीत हासिल करते हैं अंत तक, और कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी का जो एक तरह से जो हम कहें तो फैक्टर है, वो फैक्टर चला और इसका नुकसान महागठबंधन को हुआ। महागठबंधन के होश उड़ गए असदुद्दीन ओवैसी के इस तरह से वोट काटे जाने को देखकर। और होता यह है कि अब जो लगातार जिस तरह से रिपोर्ट सब कई सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 15 सीट ऐसी थी जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को एआईएमआईएम के द्वारा नुकसान वहां पर उठाना पड़ा है। और ये किसी को लगा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। और इसी फॉर्मूले को देखकर, इसी तरह की एक तरह से कहें तो एआईएमआईएम की रणनीति को देखकर कांग्रेस और समाजवादी जो पार्टी है वह इस वक्त दिक्कत में है। और ऐसा चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में न हो, इसके लिए तैयारी भी है। एक तरह से कहें तो मंथन दोनों पार्टियों के नेताओं ने करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। एक में भी कामयाबी नहीं मिली, तब किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ? झारखंड में लड़ा, 1 सीट नहीं जीत पाया, किसका नुकसान, किसका फायदा हुआ? महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। आप खाली टीवी स्टूडियो में बैठकर ज्ञान देते हैं, जमीन पर आप नहीं जाते। आप इनका सिर्फ एक आर्टिकल लिख दो अखबार में, टीवी पर जाकर ज्ञान दे दो और ओवैसी को गाली दे दो गाली, आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि दोस्तों देखिए, गणित क्या लगाया जा रहा था? गणित ये था कि अगर हम सिर्फ सीमांचल की बात करें जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां पर इस तरह से गणित लगाया जा रहा था कि जनता एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन को वोट देगी, महागठबंधन को इसका फायदा होगा। लेकिन वहां पर बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। जो वहां की जो वोट्स है प्रमुख रूप से वह एआईएमआईएम को वहां पर मिल गए। और चुनाव प्रचार के दौरान देखिए, ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस के जो गठबंधन पर उन्होंने सीमांचल की अनदेखी करने का आरोप लगाया। तो वही महागठबंधन की तरफ से ये कहा गया, खासतौर पे कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि ओवैसी तो भाजपा की बी टीम है, वह भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए वे लगातार काम करते हैं। एक तरह से उन्हें वोट कटवा भी उस वक्त कहा गया था। लेकिन इन सारे चुनावी घमासानों के बीच में जो नतीजे आए हैं वे बेहद चौंका देने वाले रहे हैं।
हालांकि अब कांग्रेस ने चुनाव परिणाम के बाद यह माना है कि ओवैसी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। और दोस्तों, एक बात तो बड़ी स्पष्ट हुई है कि जिस तरह से माइनॉरिटी सीटों पर और खास तौर से जिस तरह से राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं जहां पर एआईएमआईएम को बढ़त मिलती है, सफलता मिलती हुई जा रही है, या कम से कम उनका वोट शेयर अच्छा है, अब इससे हो ये रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित होने में अब उन्हें आसानी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बहरहाल ऐलान कर दिया गया है। इतना तो तय है कि आने वाले समय में जो सियासत है वह और भी अधिक गर्मा सकती है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।